प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। देखिए यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जा रहा है स्टार्ट होने, अर्थशास्त्र का, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का जो क्लास है आप लोग को लगभग 17 वीडियोस मिलेंगे डीजे सर चैनल पर। और डीजे सर चैनल पर देखिए साथ ही साथ डिस्कशंस आप लोगों को एक चैनल और मिल रहा है डीजे सर मैथ्स। देखिए डीजे सर मैथ्स पर आप लोगों को जो है साइंस साइड यानी मैथ्स की क्लासेस जो है आप लोग को रेगुलरली इस पर मिलेंगे। तो जो भी साइंस साइड के विद्यार्थी हैं या तो जो भी अगर आर्ट साइड के विद्यार्थी हैं उनके संपर्क में अगर साइंस साइड वाले हैं तो डीजे सर मैथ्स का जो चैनल का लिंक है उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और डीजे सर चैनल का अगर पेज देखेंगे आपको तो उसके होम पेज पर भी इस चैनल का लिंक जो है वो अवेलेबल है। देखिए हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला पर। देखिए आपको ड्यूरेशन से एक काम करना है। देखिए कलेक्शन जो मैंने जुटाया हुआ है आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2024 यानी यूपी बोर्ड 2024 यूपी बोर्ड 2024 के लिए जो है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है और बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल ये होने वाला है सेशन। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक काम, क्योंकि देखिए याद रखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर देखा जाए तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है शेयरिंग। तो शेयरिंग जो होता है, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर, और साथ ही साथ जो साइंस साइड वालों के लिए है डीजे सर मैथ्स। तो अर्थशास्त्र के देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को जब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बात किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन है, कैसे हैं, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, इसे हम लोग बहुविकल्पी बोलते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी, तो बहुविकल्पी प्रश्न कैसे कैसे हैं, कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग आप लोगों के साथ बातें होने वाला है। देखिए पहला हम लोग का बहुविकल्पी जो प्रश्न इसमें देखिए सिलेक्ट किया गया आप लोग का पहला, वर्तमान में, नोट करते रहिएगा, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। वर्तमान में अगर कहा जाए तो कितने जो हैं राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। विकल्प कौन कौन सा है, 10, 12, 16 और 18। तो देखिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या के बारे में हम लोग बात करें। देखिए राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं वो टोटल जो हैं आप लोगों के हो जाएंगे 12। ये टोटल जो बैंकों की संख्या है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वो है 12। ये टोटल जो है भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय बैंकों की संख्या जो टोटल है वो कितनी है, 12 है, ठीक है ना। 12 वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या इसमें शामिल किया गया है। दूसरा भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र का। निम्नलिखित में उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है। उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, इनमें से कोई नहीं। देखिए सक्रिय साधन बात किया जा रहा है किसकी, सक्रिय साधन की। सक्रिय साधन में अगर देखा जाए डिस्टेंस तो जो आपका कौन होता है यहाँ पर, जो श्रम होता है, देखिए श्रम जो होगा इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वो सक्रिय साधन होता है। उत्पादन के लिए आप जानते हैं कि किसी भी अगर उत्पादन करना चाह रहे हैं, किसी भी बिजनेस को आप करना चाह रहे हैं, किसी भी काम को आप करना चाह रहे हैं तो पहला काम उसके लिए आपको भूमि चाहिए, ठीक है, भूमि चाहिए। और उस काम को करने के लिए आपको पूंजी चाहिए, पूंजी भी उसका भाग है, पूंजी भी उसका भाग है, श्रम भी उसका भाग है और भूमि भी उसका भाग है, संगठन भी उसका काम है, प्रबंधन भी उसका काम है। ये सब उसके टीम है, उसके सदस्य हैं, मतलब 5-6 भाग जो है वो सभी के सभी लोग रहेंगे तभी उत्पादन को आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सक्रिय साधन यानी श्रम जो होता है वो एक सक्रिय साधन है। जबकि अगर पूंजी को कहा जाए, देखिए पूंजी जो हो गया आपका पूंजी, और उसके साथ ही साथ जो आपका क्या था, भूमि जो था, भूमि। तो ये पूंजी और भूमि को जो मुख्यतः हम लोग देखते हैं वो आपका हो जाएगा कैसा साधन हो जाएगा, ये हो जाएगा निष्क्रिय साधन। ये सक्रिय साधन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका निष्क्रिय, ठीक है। ये निष्क्रिय साधन के रूप में हम लोग इसे देखते हैं, ठीक है ना। उत्पादन के सक्रिय साधन देखिए पूछा गया आपका, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे उल्टा पूछ दे आपसे कि भैया सक्रिय साधन कौन नहीं है। तो प्रश्नों को देखिए पूछा घुमा फिरा कर पूछने के एग्जामिनर के पास बहुत से रास्ते हैं, वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तीसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। समष्टि अर्थशास्त्र, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र को मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझा रखा है डीजे सर चैनल पर। जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर देखिए बाकायदे, यहाँ पर देखिए डीजे सर मैथ्स, तो डीजे सर चैनल पर जब आप जाएंगे डिस्कशन, तो वहाँ पर आप लोग को बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि कैसे देखिए बताया गया है पूरा बाकायदे समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है मांग का नियम, राष्ट्रीय आय, प्रतिफल के नियम, लगान सिद्धांत। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु होगा, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु होगा, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु जो होगा वो हो जाएगा आप सभी लोगों का क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो होता है वो क्या होता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। देखिए यहाँ पर लिखा गया मांग का नियम। मांग का नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, बार बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र के जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं वो मांग के नियम को छोड़कर नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है मांग का नियम जो होता है, ठीक है ना। उत्पादन और उपभोग की बात होती है उसमें ना, कि कितने मात्रा में उत्पादन हो रहा है, उसका उपभोग किस प्रकार से हो रहा है, मांग कैसा है और उपभोग कैसा हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिफल का नियम देखिए ये जो अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है, मांग का नियम भी नहीं होगा, लगान सिद्धांत जो है ये भी शामिल नहीं किया गया है। तो राष्ट्रीय आय जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट है, देखिए चौथा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा, चौथा, प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रभावी मांग के बारे में जो बताने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी, प्रभावी मांग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, ये हम लोग का प्रश्न है। प्रभावी मांग को बताने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, ठीक है। इसी विकल्प में जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर एडम स्मिथ हो गए, मार्शल साहब हो गए, जेवी शे हो गए और किन्स हो गए। तो प्रभावी मांग की संकल्पना जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था किन्स। क्या नाम था उनका, किन्स नाम था, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं और किन्स नामक जो वैज्ञानिक थे वो प्रभावी मांग की संकल्पना को इन्होंने ही दिया हुआ था। इसके अलावा देखिए एडम स्मिथ हो गए, मार्शल हो गए, ये दोनों लोग भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड भी प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है किन्स जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कथन। प्रश्न ध्यान सुनिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर जो होता है अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो अर्थ विज्ञान जो होता है वो किसके जो चक्कर लगाता है, ये कथन किसका है। ये कथन देखिए ऑप्शन जो आपका है पीगू का, मार्शल का, किन्स का, हाम का। तो देखिए डिस्टेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मार्शल साहब का है, ठीक है। किसका है, मार्शल का ये कथन है। मार्शल ने बताया था, क्या बताया था, कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर जो होता है अर्थशास्त्र यानी अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। और जानते हैं कि जब इकोनॉमिक्स की बात होती है तो उसमें पूरा का पूरा जो सेंटर में कौन रखा रहता है, मुद्रा को रखा रहता है। यानी इकोनॉमिक्स जो होता है, पैसा जो होता है, उस पैसे को ही हम लोग सेंटर में रख के पूरी बात करते हैं, पूरे अर्थ विज्ञान की, यानी पूरे अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो वो मुद्रा के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ होता है। देखिए क्या दिया गया ऑप्शन आपका यहाँ पर, किसी देश में गृहिणियों द्वारा किए गए कुल उत्पादन का मूल्य, घरेलू उपयोग के लिए किए गए उत्पादन का कुल मूल्य हो जाएगा, या फिर किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य, और विकल्प नंबर डी जो होगा कृषि उत्पादन का कुल मूल्य। देखिए सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा कि किसी एक राष्ट्र है, अगर उस राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत, यानी उस राष्ट्र, जैसे भारत क्या कहा गया, जैसे भारत को हम लोग देख लेते हैं, भारत का मैप जैसे हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया गया। देखिए ये चीज़ हो गई, यहाँ पर ऐसे ले लिया गया, ऐसे देखिए ये हम लोग बना देते हैं, ये भारत है, ठीक है। अब भारत का देखिए क्या हो गया, ये आपका जो हो गया सेंटर, देखिए ये हो गया राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। अब उस सीमा के अंतर्गत देखिए ये जो बात हो रही है अंदर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, किसी देश की सीमा के अंतर्गत, ठीक है ना, सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं आप लोग का सकल घरेलू उत्पाद। उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान होता है, चाहे छोटे हों बड़े हों, जो भी काम कर रहे हैं अपना, जो भी व्यक्ति हैं उसमें अपने योगदान को दे रहे हैं। कृषि वाले हैं, फील्ड वाले हैं, सरकारी जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब वाले हैं, मतलब छोटे आड़तिया वाले हैं, जो छोटे काम से लेके बड़े वर्ग, मतलब हर एक काम के व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाता है। और देखिए काम के बारे में अगर बात किया तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपने जगह पर सभी कामों का जो महत्व है।
देखिए 8वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर है समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय का श्रेय किसे जाता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में किसने बताया था सर्वप्रथम, समष्टि अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम किसने बताया था। मार्शल ने बताया था, रॉबिन्सन ने बताया था, किन्स साहब ने बताया था, पीगू ने बताया था। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र को बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था किन्स। क्या नाम था? किन्स। ठीक है, किन्स नामक जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ही सर्वप्रथम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया था। ठीक है ना, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अपनी विचारधाराएं देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे किन्स। जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है किन्स। ठीक है, अब देखिए विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। विश्वव्यापी मंदी जो था, विश्वव्यापी मतलब विश्व स्तर पर देखा जाए तो ये हुआ था सन 1929 में। ठीक है, विश्वव्यापी मंदी देखिए यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, विश्व स्तर पर देखिए प्रभावित किया गया था विश्वव्यापी मंदी जो था। विश्वव्यापी मंदी कब आया हुआ था? सन 1929 में। ठीक है, ये विश्वव्यापी मंदी आपका हो जाएगा। मतलब मंदी की बड़ा जबरदस्त दौर था ये समय, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित भी किया गया था। ठीक है, आयकर कौन लगाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। आयकर कौन लगाता है? टैक्स कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, इनमें से सभी। देखिए आप लोग ज्यादातर जो होगा वो इनमें से सभी पर चले जाएंगे, लेकिन इसमें देखिए आयकर जो लगाने का काम होता है वो केंद्र सरकार का होता है। देखिए वित्त मंत्रालय जो बनाया गया है उस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये काम होता है। जैसे इस समय देखा जाए वर्तमान जो है तो निर्मला सीतारमण की बात होती है ना, जैसे वो बॉक्स लेकर आती हैं, बजट वाला जो है उसमें पेश होता है, बकायदे ये है वो है, ये काम के लिए ये करेंगे हम लोग वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लगाने का जो काम होता है वो आयकर लगाने का काम होता है जो वो केंद्र सरकार का होता है। ठीक है ना, आयकर लगाने का जो काम होता है किसके जिम्मे होता है? न तो स्थानीय सरकार के जिम्मे, न तो राज्य सरकार के जिम्मे, बल्कि वो संघ लगाता है, यानी केंद्र सरकार के जिम्मे वो काम होता है। यानी केंद्र सरकार जो होता है वो आयकर को लगाने का काम करता है। ठीक है, वर्तमान युग में अगर देखा जाए तो भारत के कितने उत्पादन के कितने साधन हैं? वर्तमान में देखा जाए वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन हैं? उत्पादन के देखिए साधन स्टार्टिंग में ही बताया गया था आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लिया गया पूंजी था, भूमि था, श्रम था, संगठन था ना, प्रबंधन था। तो ये जो बताया गया आप लोगों को, देखिए बताइए इसमें से जो सक्रिय कितने हैं और निष्क्रिय कितने हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि जो उत्पादन के साधन है वो सक्रिय कौन कौन है और निष्क्रिय है तो निष्क्रिय कौन कौन उसमें शामिल है। ठीक है ना, तो 5 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था ये आप लोगों का पेपर। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आप लोगों को बने रहना पड़ेगा डीजे सर चैनल पर और रेगुलरली आप लोग क्लासेस में मिलते रहेंगे। और आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मेरी एक बात याद रखिएगा, डीजे सर जो है डीजे सर चैनल, इस पर देखिए आप लोग को एक मिलेगा लिंक डीजे सर मैथ्स नाम से। तो मैथ्स के भी विद्यार्थी जो कि 12th में है, 10th में है और मैथ्स से बड़े परेशान है तो उनको परेशान होने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। डीजे सर मैथ्स पर जाइए, आपको पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है, मिल जाएगा। और जो भी आपके साइंस साइड के फ्रेंड हैं उन पर इसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डिस्कस, वहाँ पर जब जाके देखिए वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा आप लोग को। और जो डीजे सर चैनल का होम पेज है वहाँ पर से भी आप लोग को डीजे सर मैथ्स का जो लिंक मिलेगा यूट्यूब चैनल का। ठीक है, तो उससे लेकर आप लोग मैथ की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कीजिए। और जो भी आपके क्लासमेट में है, जो अदर स्टूडेंट जो साइंस साइड के, तो उन पर शेयर जरूर कीजिएगा। और इसे फटाक से कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।